हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़, जिसमें हम समरी कर रहे हैं पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन का। तो हमारे ऑलरेडी प्रीएम्बल वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है और इसके पहले हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर किया था वो था सिटीजनशिप के ऊपर। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारी इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है और कैसे हम उसको एक्वायर कर सकते हैं और कैसे उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, हमने वो सब डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने एनआरआईज कौन होते हैं, पीआईओ पर्सन विद इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं और ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम क्या होती है और उनको क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फुल समरी ऑफ एम लक्ष्मीकांत, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कितने तरह के फंडामेंटल राइट है, उसमें से कौन सा डिलीट हो गया है, क्या क्या फीचर्स होते हैं फंडामेंटल राइट का, और उसके अंदर स्टेट की क्या डेफिनेशन होती है, लॉज की क्या डेफिनेशन होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लिखे गए थे वो हमको पता होना चाहिए। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में लिखे गए हैं और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो ये आपको याद रखना है कि पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। और ये हमने कैसे कहाँ से लिए हैं, यूएसए के तरह से लिए हैं। यूएसए में इनको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं और हमारे यहाँ पे इनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब इनके एनफोर्समेंट के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो एनी अदर कंट्री इन दी वर्ल्ड, हमारे जो फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड है, जो कि इवन यूएसए में भी इतना इलेबोरेट करके नहीं लिखा गया है जितना कि इंडिया में लिखा गया है। और फंडामेंटल जो राइट हैं हमको वो गारंटीड किए गए हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर पर्सन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सबके लिए फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबके लिए फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और इसमें क्या चीज़ को अपहोल्ड किया गया है कि सब लोग इक्वालिटी है, हर किसी की डिग्निटी है और लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ नेशन, इन सबको ध्यान में रख के फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या बताते हैं हमको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं कि हम लोगों के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए बनाए गए हैं। और ये क्या करते हैं, किसी का भी ऑथोरिटेटिव रूल या डेस्पोटिक रूल ना इस्टेब्लिश हो पाए कंट्री में, उसके लिए बनाए गए हैं। और हर किसी की लिबर्टी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इनको गारंटी दी गई है और प्रोटेक्ट किया गया है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ठीक है, दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दैट दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। वो इतने फंडामेंटल है कि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो मटीरियल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। ठीक है, अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने थे, ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कौन कौन से थे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, और हर आर्टिकल में ये देखो, ये तो मेन 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स है और हर फंडामेंटल राइट के अंदर भी राइट्स है। जैसे राइट टू इक्वालिटी के अंदर 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, ये आपको याद होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके अगेंस्ट में जो राइट है वो आर्टिकल 23 एंड 24 में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हर इंसान को अपना रिलीजन फॉलो करने का फ्रीडम है, वो आता है 25 से लेके 28 के बीच में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अगर आपको अपने कल्चर को सिक्योर करना है, अपनी माइनॉरिटी को अपने कल्चर को सिक्योर करना है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उसकी लैंग्वेज के लिए, उसके कल्चर के लिए, तो वो राइट किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में।
फिर नेक्स्ट राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 जिसको डिलीट कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में, और अब ये लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स है, और इसमें से ये वाला जो फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है। ये देखिए लिखा है राइट टू प्रॉपर्टी जो डिलीट कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, और इसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A में, पार्ट 12 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हमारे पास ओनली 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन हर फंडामेंटल राइट के अंदर भी बहुत सारे राइट है, वो आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्यों लीगल राइट बनाया गया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। लीगल राइट इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब फंडामेंटल राइट था तो जब भी गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट वर्क करती थी, जैसे डैम बनाना है, रोड नेटवर्क बनाना है, तो उसको क्या करना होता था, जिन लोगों की भी प्रॉपर्टी बीच में आती थी उसको अगर एक्वायर करना होता था तो फिर लोग क्या करते थे, अपना फंडामेंटल राइट होने की वजह से राइट टू प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। उसके वजह से लीगैलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी डेवलपमेंट वर्क करने में, और हमारे उस टाइम पे इंडिया में डेवलपमेंट वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस वजह से जो लैंड एक्विजिशन था या फिर प्रॉपर्टी का जो राइट था उसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। नहीं तो क्या होगा, कोई भी प्रॉपर्टी एक्विजिशन करेंगे तो इंसान फंडामेंटल राइट है करके कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत सारा टाइम उसमें जा रहा था। इस वजह से फंडामेंटल राइट को हटा के अब लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनमें से कुछ राइट्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होते हैं, और कुछ जो देखो, some of them are available only to the citizen while others available to all the person whether citizens foreigner or the legal person like corporation और companies। सारे जो कुछ राइट्स, अधिकतर जो सारे राइट्स होते हैं वो सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, बट कैसे होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। स्टेट जो होता है इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रख सकता है। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ रखा जाता है, और ये बैलेंस बनाते हैं बिटवीन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। देखो, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है हम मानते हैं, लेकिन हम हमारे फंडामेंटल राइट की वजह से दूसरे का फंडामेंटल राइट ना हनन करें, ना खराब करें, उसके वजह से उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल को भी मैनेज किया गया है, जिससे फंडामेंटल राइट को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और सारे राइट्स जो हैं अब वो अवेलेबल हैं अगेंस्ट द स्टेट। अगर स्टेट आपके साथ कुछ गलत करती है, आपके फंडामेंटल राइट को ख़त्म करती है, तो उसके अगेंस्ट में ये सारे राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और सम ऑफ देम आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं, कुछ लिमिटेशन लगाते हैं स्टेट के ऊपर, कुछ जो है वो पॉजिटिव इन नेचर हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ प्रिविलेजेस देते हैं पर्सन्स को। ठीक है, ये जस्टिसएबल है क्योंकि इनका अगर कुछ भी होता है तो इनके एनफोर्समेंट के लिए पब्लिक पर्सन जो है वो डायरेक्टली कहा जा सकता है, कोर्ट जा सकता है इनके एनफोर्समेंट के लिए अगर ये वायलेट होते हैं तो। ठीक है, इनको कौन डिफेंड और गारंटी करता है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो गारंटर होता है हमारे फंडामेंटल राइट को, इसलिए कोई भी पर्सन जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहाँ अपील कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई भी वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले कहाँ पे हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, दे आर नॉट सेक्रोसेंट एंड परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते हैं। पार्लियामेंट उनको कर्टेल और रिपील कर सकती है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे हमने देखा था कि जो 6th वाला फंडामेंटल राइट था उसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए परमानेंट तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इनको चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इनमें चेंज कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो केशवानंदा भारती के केस से आया था, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, और ये जो राइट होते हैं सिर्फ
आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ही सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, बाकी सारे राइट सस्पेंड हो सकते हैं। जो 6 राइट है जो आर्टिकल 19 में है, कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, that is external emergency, and not on the grounds of armed rebellion, that is internal emergency। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया भी हुआ है यूपीएससी में कि आर्टिकल 19 मतलब राइट टू फ्रीडम, उसमें जो 6 राइट्स हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से राइट हैं। वो जो 6 राइट हैं वो सस्पेंड कब हो सकते हैं, जब सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की कंडीशन हो या एक्सटर्नल इमरजेंसी की कंडीशन हो तो ही सिर्फ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल इमरजेंसी या आर्म्ड रिबेलियन की केस में हम उनको क्या कर सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, स्टेट इमरजेंसी क्या होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, वो इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपने कभी रिवाइज किया हो या थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप मुझे बताइए नेशनल इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल है, स्टेट इमरजेंसी का कौन सा है और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा होता है, ठीक है। देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, मतलब उनका लिमिटेशन किया गया है क्योंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है इसलिए। देखो ये इनका जो एप्लीकेशन होता है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर, वो उनकी सर्विसेज को उनके लिए अलग होता है जिससे कि उनकी जो सर्विसेज हैं वो रिस्ट्रिक्ट ना कर सके, और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट, और उनको हटाया या लगाया जा सकता है पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है कि ये जो फंडामेंटल राइट का एप्लीकेशन है आर्म्ड फोर्स के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, वो रिस्ट्रिक्टेड क्यों है और उसको हटाया कब जा सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकती है। मतलब आर्म्ड फोर्स को राइट टू फ्रीडम नहीं है, जैसे कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको नहीं है कि वो कुछ भी आर्मी में जो उनका भी नया कोई मतलब कोई प्लान चल रहा है तो वो उसको ऐसे पब्लिक में आके नहीं बोल सकता है, इसलिए उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है जिससे वो पब्लिक में ना आ सके, ठीक है। नहीं तो कभी कोई आर्मी ऑफिसर गुस्सा हो गया या गवर्नमेंट के कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हुए या इंपॉर्टेंट चीज़ों को लीक कर दिया तो इसकी वजह से उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं, ठीक है। देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, और ये जो फंडामेंटल राइट है इनका एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है जब हमारी कंट्री में मार्शल लॉ लग जाए। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल अगर इम्पोज होता है तो उस केस में भी क्या होता है, फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 34 में लिखा गया है। जैसे लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी होती है उससे एकदम अलग होता है मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में लगाया जा सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लगा दिया, जम्मू कश्मीर में लगा दिया, पूरी कंट्री में एक साथ मिलिट्री रूल नहीं लगता है। पूरी कंट्री में एक साथ जो लगती है वो नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। बहुत सारे जो हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं, वाइल फ्यू ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड बाय द गिविंग इफेक्ट टू देम। कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, कुछ जो है उनको लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया जाता है। कोई ऐसे जो लॉ है वो कहाँ बनाए जा सकते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट में बनाए जा सकते हैं, नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल राइट के लिए अगर बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जाएगा, पार्लियामेंट में ही बनाया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है, जो पार्लियामेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए होती है। तो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे तो इसके लिए जो लॉ इन्फोर्स बनाया जाएगा वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट नहीं बनाती है। तो ये आर्टिकल 35 में लिखा गया है कि जो पावर दी गई है फंडामेंटल राइट्स में लॉ बनाने की वो किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। अब ये स्टेट का क्या डेफिनेशन है, आर्टिकल 12 में जो स्टेट टर्म डिफाइन किया गया है वो यूज़ किया गया है। फंडामेंटल राइट में जो टर्म स्टेट यूज़ किया जाएगा आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, द टर्म फॉर द पर्पस ऑफ द पार्ट 3। इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट होता है वो क्या होता है, मतलब स्टेट के ऊपर ये इन्फोर्समेंट, स्टेट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो स्टेट क्या होता है, तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये सब स्टेट में आते हैं। ये मतलब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, ना तो गवर्नमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन नहीं कर सकता, लेजिस्लेटिव ऑर्गन नहीं कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। ऑल लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये भी नहीं कर सकती है। ऑल अदर अथॉरिटी जैसे नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, LIC, ONGC, सेल, ये सब भी नहीं कर सकती हैं, ठीक है।
ठीक है। इसलिए जो स्टेट को डिफाइन किया जाता है वाइडर सेंस में डिफाइन किया जाता है और इसमें सारी एजेंसीज को इंक्लूड किया जा सकता है। एंड इन दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज इन द कोड एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। ये सारे जो हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो कोई लोकल अथॉरिटीज़ हो या कोई भी अथॉरिटी जो स्टेट के अंडर में आती है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आती है, अगर वो कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो उसको डायरेक्टली हम चैलेंज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी जो कि स्टेट के अंडर में वर्क करती है वो भी किसके डेफिनेशन में आती है, आर्टिकल 12 के स्टेट के डेफिनेशन में आती है। मतलब कोई भी ऐसी प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट कंपनी जो गवर्नमेंट की ओन्ड है या गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, तो वो भी अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो क्या आती है, वो किसके अंडर में आएगी, इसी स्टेट के अंडर में आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 ये बोलता है डिक्लेयर दैट ऑल द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेट है फंडामेंटल राइट के, मतलब कोई भी लॉ बनाया गया है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाता है तो उस लॉ को हम नल एंड वॉइड कर सकती है। ये लिखा गया है आर्टिकल 13 में। तो ये कौन सा लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो और इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। मतलब जो भी लॉ बनाया जाता है, जो भी हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या जो भी लोकसभा होती है जो लॉ बनाती है, उस लॉ को बनने के बाद उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। जुडिशरी उसको जुडिशियल रिव्यू करती है, फिर उसको चेक करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होता है तो उस लॉ को क्या कर देती है, वो नल एंड वॉइड कर सकती है। और ये पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 226 के अंदर, जो क्या कर सकती है, किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार दे सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं या उनके अगेंस्ट में होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 याद रखना, ये किसी भी लॉ को इनकंसिस्टेंट या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब लॉ कौन सा होना चाहिए इस आर्टिकल 13 में, तो कौन कौन से लॉ आ सकते हैं, या तो परमानेंट लॉ जिसको पार्लियामेंट इनेक्ट करती है स्टेट लेजिस्लेचर ने, मतलब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लॉ बनाया है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। टेम्पररी लॉज जैसे ऑर्डिनेंस वगैरह आते रहते हैं जो प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स लेके आते हैं, अगर वो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, इन सबको भी नल एंड वॉइड कर सकती है। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ दैट इज़ द कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। Thus, not only a legislation but any of the above can be challenged in the court as violating a fundamental right. सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं, कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है उसको डिक्लेयर किया जा सकता है, कैसा, नल एंड वॉइड। आर्टिकल 13 जो है वो डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं माना जाता है, हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केशवानंदा भारती का जो केस आया था 1973 में, उसमें ऐसा बोला था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जो कि फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले गवर्नमेंट ऐसा बोलती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं आएगा। लेकिन 1973 का जो केशवानंदा भारती केस आया था उसमें ऐसा बोला था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अभी के लिए ये देख लीजिए कि फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती है। मतलब जैसे कि ये घर है, ये घर की बिल्डिंग है, इसका ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो भी सामान रखना है, जो रूम बनाने तोड़ने हैं, रूम की जगह किचन बनाना है, आप वो चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है।
चलिए अब सारे एक बार हम फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से राइट्स हैं। तो राइट टू इक्वालिटी में 4 राइट्स आते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। तो पहला जो आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा देख लीजिए आर्टिकल 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके हिसाब से जो मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो आर्टिकल 15 में लिखा गया है। आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 में एबॉलिशन किया गया अनटचेबिलिटी का। आर्टिकल 18 में टाइटल्स को एबॉलिश किया गया है। फिर दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम, ये आता है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। पहला जो राइट है, देखो ये जो 6 फंडामेंटल राइट की हम बात कर रहे थे, जो सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे ही क्या किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, अदरवाइज सस्पेंड नहीं किए जा सकते इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे, वो 6 राइट ये वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये जो 6 बेसिक फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम के, इनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी। सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपको किसी ऑफेंस के लिए पकड़ के ले जाया जा सकता है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है उसके बारे में ये आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपकी पर्सनल फ्रीडम के लिए इसको, ये दोनों जो राइट है ये जो 2 राइट है आर्टिकल 20 एंड 21, ये एक्सटर्नल इमरजेंसी में भी आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, फिर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर आपको अरेस्ट कर दिया या डिटेन कर लिया तो उसके लिए भी आपको कुछ प्रोटेक्शन दी गई हैं, वो किस में है? आर्टिकल 22 में रखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 3rd नंबर का राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कहाँ आता है? 23 से 24 तक आता है। सोच लीजिए एक्सप्लॉइटेशन मतलब एक्सप्लॉइट किया जा रहा होगा किसी को, उसके अगेंस्ट में राइट है। तो पहला एक्सप्लॉइटेशन हमारे इंडिया में होता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लड़कियों को पकड़ के ले जाते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं या फोर्स्ड लेबर बनाते हैं, उसको प्रोहिबिट करने का राइट दिया गया है आर्टिकल 23 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 24 में दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 to 14 ईयर्स के, उनको प्रोहिबिट किया गया है कि उनको हैजार्डस फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल 24 में। तो एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के बीच में। ये कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं। आपको रिलीजन को फॉलो करने के लिए जो राइट दिए गए वो है 25 से लेके 28 के बीच में। पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये आता है आर्टिकल 25 में। फिर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हो, रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हो, उससे आर्टिकल 26 में आता है। फ्रीडम फ्रॉम, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जो भी आप रिलीजन फॉलो कर रहे हो उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना है। ये इसलिए आया क्योंकि पहले जो मुगल्स होते थे वो जिजिया टैक्स लगाते थे, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। तो इसके वजह से आपको किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करो तो उसके लिए टैक्स नहीं देना, इसलिए ये वाला आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप। जो भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अपने रिलीजन से रिलेटेड, जैसे मुस्लिम लोग करते हैं मदरसा वगैरह। तो आर्टिकल 28 में इसका प्रोविज़न दिया गया है। चलिए नेक्स्ट 5th हमारा जो राइट है वो है हमारा राइट टू एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में। ठीक है, तो पहला प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड द कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ के कल्चर और उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 दिया गया है। नेक्स्ट राइट है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसका भी राइट दिया गया है आर्टिकल 30 में।
अब नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो आता है वो आर्टिकल 32 में आता है, जिसके थ्रू राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब हमको ये राइट है कि हम फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे उनके एनफोर्समेंट के लिए हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट उनके लिए 5 रिट्स इशू करता है। वो 5 रिट्स कौन कौन सी है? हेबियस कॉर्पस, मैंडामुस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्योरेंटो। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट रिट्स हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब जब भी ये आर्टिकल 32 के बारे में डिस्कस करेंगे तब हमको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेबियस कॉर्पस क्यों होता है, कब लगाया जाता है, मैंडामुस कब लगाया जाता है, क्वेरेंटो कब लगाया जाता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 याद रखिएगा, रिट्स इशू करने का राइट है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है और कौन से जो हैं वो फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको पॉलिटिकल रिवीजन भी करना है, क्विक रिवीजन करना है, अगर आपने समरी पढ़ ली है तो उसका भी मैंने वीडियो सीरीज़ बनाया, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे। पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ बनी हुई है, वहाँ से जाकर। थैंक यू।